बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ा रहा था और उस चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपको टैक्स पढ़ाया था, टैक्स की डेफिनेशन। कोशिश होगी कि आप लोगों को इस तरह से बताया जाए और पढ़ाया जाए कि मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएं। तवज्जो बस आपने क्लास में रखनी है और जो पढ़ाऊँगा घर जाके ज़रूर पढ़ना है। सर जी, सबसे पहले आपको टैक्स के बारे में बताया था। टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अच्छा जनाब, टैक्स लागू करने का मकसद नंबर 1 रेवेन्यू कलेक्शन, मकसद नंबर 2 टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, मकसद नंबर 3 फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, collection of revenue to run and administer government, to use as a tool for implementation of policies, fair distribution of wealth. Collection of revenue to run or administer, to use as a tool for implementation of policies, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर, ये 3 चीजें, पैसा इकट्ठा करना ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, टैक्स का पहला मकसद। दूसरा मकसद अपनी बात को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने कानून पर अमल दरामद करवाना। तीसरा मकसद अमीर से पैसा वसूल करना और गरीब पर खर्च करना। ये तीनों नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। भाईजान, आपका स्क्रीन डिस्प्ले पूरा क्लियर आ रहा है? ये थोड़ा सा इधर कर लें। अच्छा जनाब, अब उसके बाद हम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। तो भाई, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स असल में क्या होते हैं? अपने मुल्क के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहला, to strengthen weak enterprise by granting them tax exemption or other condition or incentive for कमज़ोर एंटरप्राइज को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। कैसे? टैक्स यानी टैक्स एग्जेम्पशन देके कमज़ोर एंटरप्राइज को मजबूत किया जाता है। तो टैक्स टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ कमज़ोर एंटरप्राइज को मजबूत करने के लिए। लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स एज ए टूल इस्तेमाल हुआ अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन, अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ नेगोशिएशन चल रही है तो टैक्स गवर्नमेंट को कह देते हैं कि टैक्स कम कर दे ताकि हम बिड विन कर जाएं। तो टैक्स टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें और एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर कैसे करते हैं? जितनी अमाउंट से कीमत बढ़ी है उतनी अमाउंट से टैक्स कम कर देंगे। एक चीज 100 रुपए की थी, वो 110 की हो गई है, तो इस पर जो टैक्स था 18, इसको कम करके 8 कर दिया। पॉइंट समझ आया? ताकि कीमतें क्या रहें? स्टेबल रहें। To reduce inequalities in the distribution of wealth, अमीर आदमी से पैसा लेना और गरीब आदमी पर खर्च करना। फिर उसके बाद अगली बात आई थी to promote science and invention, जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने इनकरेज करना होता है, साइंस को, इन्वेंशन को, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को। साइंस, इन्वेंशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, और उनको जिसको इम्प्रूव करना होता है वहाँ पर क्या कर देते हैं? टैक्स माफ कर देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं। एक बात बड़ी अहम है, ये बच्चे ने मुझसे पूछा है कल व्हाट्सएप करके कि सर जी,
इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है भैया, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग के हवाले से कोई खर्चा किया जा रहा है, साइंस इन्वेंशन पर कोई खर्चा किया जा रहा है, एजुकेशनल एक्टिविटीज के हवाले से कोई खर्चा किया जा रहा है, तो टैक्स वाले इसको इजाजत देते हैं, इसको अलाउ करते हैं। हाँ, टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। लाहौर में कीमत थी 100 रुपये और मुल्तान में कीमत थी 110। हमने कैसे किया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म? लाहौर में टैक्स 18 था, मुल्तान में टैक्स क्या कर दिया? सिर्फ 8 कर दिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जा सकता है टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटी। वो कहते हैं अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज को डिस्करेज किया जाए, डिस्करेज किया जाए। इसका क्या मतलब है? सर जी, सिगरेट, तंबाकू और इस तरह की चीज़ें जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को कम किया जाए फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और वो अदर देन बैंकिंग चैनल हो रही है, तो टैक्स वाले इसको इनकम ट्रीट करेंगे और टैक्स लगाएंगे। यस। और लास्ट क्या है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के कामों के लिए टैक्स वाले क्या कर रहे हैं? टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर जी, ले सर, ये सारी बातें डिस्कस हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट। Taxes can be used in many ways for the development of the country. Some examples are as under. हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी। अब टैक्स कैसे डेवलपमेंट के तौर पे इस्तेमाल, डेवलपमेंट का जरिया बनता है। गवर्नमेंट क्या करती है? अमीर आदमी को, बिजनेसमैन को टैक्स इंसेंटिव देती है ताकि वो अंडर डेवलप्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करे। जब वो अंडर डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्री बनाएगा तो उससे वहाँ के लोगों को मौके भी मिलेंगे, नौकरियाँ भी मिलेंगी और ओवरऑल खुशहाली आएगी। अल्टीमेटली टैक्स के टूल को इस्तेमाल करके बेनिफिट लिया जाए। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट एंड लो इनकम ग्रुप एट, अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स और गरीब आदमी पर कम। टैक्सिंग रिच एट हायर रेट and low income individual at low rate. Imposition of high custom duty on import of luxury. सर, ज्यादा टैक्स लागू करेंगे लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर और उस आइटम की इंपोर्ट पर जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है, तो इसके जरिए डेवलपमेंट अचीव हुई। चौथी बात, जो वेलफेयर का काम कर रहा है इदारा, उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे और जो बंदा उस वेलफेयर वाले इदारे को डोनेशन दे रहा है उसको क्या दे देंगे? टैक्स में कमी दे देंगे। और एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको क्या मिल जाएगी? टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स माफ़ी मिल जाएगी। ये वाली बात मैंने पहले दिन पढ़ाया था। जल्दी से एक बार रीड कर लें, 5 मिनट आपके पास। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी एडम स्मिथ की। ये बात हमने कल शुरू की थी। एडम स्मिथ के हवाले से हमने कहा था कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, इसके कानून है टैक्स के। 4 बातें इसने मेन की हैं। सबसे पहला, टैक्स के बारे में यकीन होना चाहिए कि कितना टैक्स बनता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। दूसरी बात, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट का मतलब है टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट, जिस वक्त टैक्स दे रहे हैं और जिस तरह टैक्स दे रहे हैं, दैट शुड बी कन्वीनियंट। तीसरा है इक्वालिटी, सब लोगों के लिए टैक्स का कानून
एक जैसा होना चाहिए। और टैक्स की क्वालिटी का असल मकसद छुपा हुआ ये है कि एक फ़िक्स परसेंटेज पे टैक्स लगना चाहिए। असल में एडम स्मिथ भी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल भी, और जो फ्लैट टैक्सेशन है, तीनों यही बात करता है कि एक फ़िक्स परसेंटेज होनी चाहिए टैक्स की जो सब लोगों पे लगे, तो ऑटोमेटिकली अमीर बंदा ज़्यादा टैक्स दे रहा होगा और गरीब बंदा कम टैक्स दे रहा होगा। इकॉनमी ऑफ कलेक्शन कहता है कि टैक्स को कलेक्ट करना इतना महंगा ना हो कि टैक्स की कलेक्शन डिस्करेज हो जाए या उससे बिजनेस डिस्करेज हो जाए, या उससे बिजनेस डिस्करेज हो जाए। Taxes should not be expensive to collect and should not discourage business. सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? आगे चलता हूं सर। 3 ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में पहला आ गया बेनिफिट प्रिंसिपल। जिसकी जितनी, जो जितना फायदा उठा रहा है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से वो उतना टैक्स देगा। एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी हैसियत है, कैपेसिटी है, वो उतना टैक्स देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोग फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देंगे, ऑटोमेटिकली अमीर बंदा ज्यादा, गरीब बंदा कम टैक्स देगा। सर ये 3 है। मैंने पहले एडम स्मिथ और प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, जल्दी से ये पढ़ लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात आई थी, तो भाई 3 काइंड्स थी। सबसे पहली फ्लैट या प्रोपोर्शनल, दूसरी प्रोग्रेसिव, तीसरी रिग्रेसिव टैक्स। फ्लैट टैक्स क्या था? इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, लेकिन टैक्स रेट क्या रहा? फिक्स रहा। दिस इज फ्लैट। दूसरा था प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ा। ये क्या था सर? प्रोग्रेसिव। और तीसरा क्या था? इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा और टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इनकम बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है, टैक्स रेट फिक्स है। इनकम बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है, टैक्स रेट भी बढ़ा है। इनकम बढ़ी है, टैक्स फिक्स रहा है, टैक्स रेट उल्टा क्या हो गया है? कम हो गया। दिस इज काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में। अब 2 बातें आपके साथ और करनी है। एक तो ये कि फ्लैट टैक्स किसकी एग्जांपल है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। प्रोग्रेसिव टैक्स किसकी एग्जांपल है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की। जी फ्लैट टैक्स की एप्लीकेशन कहां पे होती है? जब कंपनीज पे टैक्स लगता है। और प्रोग्रेसिव टैक्स की एप्लीकेशन क्या है? जब इंडिविजुअल और एओपी पे इनकम टैक्स लगता है। और रिग्रेसिव टैक्स की एप्लीकेशन क्या है? जब सेल्स पे टैक्स लगता है, तो वो रिग्रेसिव टैक्स होता है। ले सर, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए जी। सर जी ये सारी बातें मैं कल तक पढ़ा चुका था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉ मैंने आज पढ़ाने हैं। यस और नो? सर जी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या होती हैं टैक्स के कानून में? सबसे पहली, टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट वॉलंटरी इन नेचर। सर जी टैक्स जो है ये लागू की गई है, एनफोर्स्ड है, लाजमी है। लागू की गई है, एनफोर्स्ड है, लाजमी है, वॉलेंट्री नहीं है। दिल चाहेगा तो दे देंगे, नहीं दिल चाहेगा तो नहीं देंगे। टैक्स जो है, टैक्स के लॉ, टैक्स जो कानून है, ये टैक्स वाली जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलेंट्री नहीं है। मस्जिद में जब ऐलान होता है ना कि अल्लाह ताला जन्नत में अपना घर बनाना है तो चंदा डालते रहें, आप नहीं डालते,
किसी ने आपको ये तो नहीं कहना जबरदस्ती कि भाई जरूर करो, नहीं। लेकिन अगर यही बात कही जाए टैक्स के बारे में कि टैक्स वाले कहते हैं आप कंट्रीब्यूट करें, तो सर ये आपकी मर्जी नहीं कि आपके मैंने नहीं करना, अब आपको करना पड़ेगा। क्यों? कानूनी तौर पे लाजिम है कंट्रीब्यूट करें, ये कानून से कानूनी तौर पर लागू किया गया है, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये कानूनन जुर्म है कि आप टैक्स अदा नहीं करें। और सर मेरा पॉइंट समझ आया? तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश। सर जी टैक्स कैश में पे करना है या कौमी खजाने अकाउंट में जमा करवाना है? अगर आप चेक दे दें, जी FBR को मैंने 3 लाख रुपए में टैक्स बनता था, 3 लाख का चेक दे दिया 2 माह की डेट का, क्या टैक्स वाले एक्सेप्ट करेंगे? नो। टैक्स वाले कहते हैं जी आपका 2 लाख का टैक्स बनता है, मैंने उन्हें अपने लेटर हेड पे लिखा है मैं अली इमरान आपसे वादा करता हूँ 2 माह बाद आपको ये पैसे अदा कर दूंगा। टैक्स वाले मेरा ये नोट कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। टैक्स वाले कहते हैं भाई तुम्हारा 2 लाख टैक्स बनता है अदा करो, मैंने कहा भाई मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ। टैक्स वाले ये कबूल करेंगे? द आंसर इज नो, नहीं कबूल करेंगे। टैक्स वाले कहेंगे क्या चाहिए न, यार जो मैंने मोटरसाइकिल वाली बात कही है ये असल में इन काइंड की एग्जांपल है, ठीक हो गया ना? चेक ना प्रोमरीज नोट ना इन काइंड, कुछ भी कबूल नहीं कर। टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर, वो कहता है टैक्स जो है वो इनकम की बेस पर बढ़ना चाहिए, बल्कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिसकी जितनी हैसियत हो उसे उतना ज्यादा टैक्स अदा करना चाहिए। टैक्स इज लेविड ऑन इनकम, ट्रांजैक्शन एंड प्रॉपर्टी। टैक्स लागू करना चाहिए, लागू होता है किस पर? इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर, प्रॉपर्टी पर। जो इनकम पे टैक्स लागू होता है उसका क्या नाम है? इनकम टैक्स। जो ट्रांजैक्शन पे टैक्स लागू होता है उसका क्या नाम है? सेल्स टैक्स, ट्रांजैक्शन पे। और जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लागू होता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। वो कहते हैं उसके अलावा एक्स, राइट्स और प्रिविलेजेस पे भी टैक्स होता है, बाज सर्विसेज पे भी टैक्सेस होते हैं, कॉपीराइट्स प्रिविलेजेस पे भी टैक्स है, कॉपीराइट पे भी टैक्स है, फ्रेंचाइज लेने पर भी टैक्स है। सर जी ये टैक्स एक्स और राइट्स पर भी इम्पोज किए जाते हैं। टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट विच हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी। टैक्स लागू करेगी कौन? स्टेट, हुकूमत। विच हैज जुरिस्डिक्शन, स्टेट लागू करती है, और स्टेट का वो इदारा जिसकी हदूद में वो बंदा या उसकी प्रॉपर्टी आती है। अब सबसे पहला सवाल है ये जुरिस्डिक्शन क्या है? सर जी क्लास में एक बच्चा ने सिगरेट लगा ली, हमने उसे कहा भाईजान आप बाहर चले जाएं। वो बाहर खड़ा था कैंटीन के पास, उसने वहां पे सिगरेट लगा ली, हमने उसे कहा भाईजान कैंपस से बाहर चले जाएं। वो बाहर खोखे पे खड़ा था, उसने वहां सिगरेट लगा ली। अब हमने उसे कहा ना कि भाई बाहर चले, उसने कहना भाई आराम से, ये मैं रोड पे खड़ा हूं यहाँ पे नहीं आप। यार मेरा पॉइंट समझ आया? ये क्लास, ये कैंपस हमारा एरिया ऑफ अथॉरिटी है, लेकिन ये जो रोड पे खड़ा होकर कोई सिगरेट पिए उसको तो हम कुछ नहीं ना कह सकते। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है भैया? वो हमारा एरिया ऑफ अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप की प्रॉपर्टी जहां पर है वो किस टैक्स के ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में आता है, एरिया ऑफ अथॉरिटी में आता है, वो आपको कहेगा भाई टैक्स जमा कराओ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिस स्टेट की जुरिस्डिक्शन में, एरिया ऑफ अथॉरिटी में जो बंदा मौजूद होगा, स्टेट उसको कहेगी, उस पर लागू करेगी टैक्स। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? क्या कहा आपने? फेडरल कोड पे तो FPR वाले रहते हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट। जी जी जी।
प्रोविंस वाले कौन सा लेते हैं? अच्छा सवाल है सर जी। कुछ टैक्सेस हैं जो सूबे लागू करते हैं और कुछ टैक्सेस प्रोविंस लागू करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है ये सूबे लागू करते हैं, और इनकम टैक्स है ये विफाक लागू करता है, फेडरेशन लागू करती है। सर समझ आ रही? तो कुछ यानी अगर मेरी प्रॉपर्टी सिंध में है तो मुझे पंजाब गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि उस प्रॉपर्टी पे टैक्स जमा कराओ। मैं उसे कहूंगा भाई आपकी जुरिस्डिक्शन में ही वो प्रॉपर्टी फॉल नहीं करती। ये बात भाई जिसकी अथॉरिटी है वही कह सकता है ना मुझे, ये वाली बात है। यहां पर वो कहता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन या प्रॉपर्टी आती है वो जो है ना कानून लागू कर सकता है, एनफोर्स करवा सकता है, टैक्स लागू करवा सकता है। अलबत्ता ये टैक्स लागू करवाते, ये कौन लागू करवाती है? लॉ मेकिंग बॉडी यानी एफपीआर। और इस कानून को अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट। असल में होता ही है, स्टोरी ये है जून के, अब ध्यान से बात सुनना, जून 2024 में क्या हुआ, एक फाइनेंस बिल 2024 बनाया गया और इसको प्रेजेंट किया गया किसके सामने? नेशनल असेंबली के सामने। नेशनल असेंबली ने अगर इसको मेजॉरिटी के साथ क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया, पास कर दिया, तो ये क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट 2024 बन गया। ये कानून बन गया और ये कानून बना है जो जून के महीने में। ये लागू कब होगा? 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, इस साल के लिए। यानी ये फाइनेंस एक्ट 2024 है और टैक्स ईयर 2025 के लिए लागू होता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये का अभी इस वक्त आज तारीख है 7 नवंबर, तो भाई 7 नवंबर जो है हम इस वक्त टैक्स ईयर 2024 में नहीं है बल्कि टैक्स ईयर 2025 में है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा तो सबसे पहला लेक्चर यही होगा कि टैक्स ईयर का क्या सीन होता है, वो तब बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये समझाना है कानून पास हुआ, बिल पेश किया गया, नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, कानून बन गया और वो कानून अगले साल पर लागू होना होता है। बिस्मिल्लाह। सर जी वो कहता है टैक्स, जो टैक्स लागू किया जाता है वो किस मकसद के लिए होता है? पब्लिक पर्पस के लिए होता है। पब्लिक पर्पस के लिए होता है, आवाम के लिए होता है। सर टैक्स, असल में टैक्स का पैसा 4 जगहों पर आइडियली लगता है। कहाँ पर? सबसे पहला सिक्योरिटी, वो पुलिस की सूरत में हो, रेंजर्स की सूरत में हो, आर्मी की सूरत में हो। दूसरे नंबर पे हेल्थ, तीसरे नंबर पे एजुकेशन, चौथे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है जनाब। टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। जल्दी से इसको रीड कर लीजिए फिर आगे चलेंगे। जिस तरह घर में हर महीने बजट बनता है कि जी इतने पैसे यहाँ यहाँ इस काम के लिए इतने इतने पैसे चाहिए, तो ये जो बजट होता है ये जिस तरह बन रहा होता है हर महीने घर के लिए, इसी तरह ये मुल्क के लिए भी बनता है सालाना बेस पर, और ये बिल की सूरत में बनता है और पेश होता है। ठीक हो गया? तो बिल नेशनल असेंबली के सामने पेश होता है, नेशनल असेंबली में लोग इसको अप्रूव करते हैं तो वो पास हो जाता है, फिर उसके मुताबिक सारे खर्चे करने होते हैं। अच्छा जी, अच्छा एक तो था करेक्ट खसूसियात क्या होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात आगे चली गई। वो कहता है नहीं
अच्छे टैक्स सिस्टम की क्या खसूसियात होती हैं? साउंड टैक्सेशन सिस्टम। अच्छा, इसको समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। जनरली जब लोग दूसरे शहरों से लाहौर आते हैं और हॉस्टल में रहते हैं और हर महीने पैसे मंगवा रहे होते हैं, तो एक पॉइंट पर वो सोचते हैं कि यार हम कोई ऐसी ऑनलाइन जॉब कर लें या ऐसा कोई काम कर लें जिससे घर वालों से पैसे ना मंगाने पड़े। तो ये पहला स्टेप होता है। वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन वर्किंग शुरू कर देते हैं, कुछ जॉब ढूंढते हैं, कुछ लोग कॉल सेंटर पे शाम के वो काम करने लग जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल होम ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, और बल्कि फॉर एग्जांपल क्या असल में ऐसा हुआ है कि इस कैफ के टाइम पर मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं लाहौर का ही था, तो होम ट्यूशन पढ़ाना क्या गलत है? सर लेवल क्या था, मैं उस वक्त की बात करूं जब आपका मेरा लेवल बराबर था। अच्छा चलो, अल्लाह पाक शुक्र। आगे चलते हैं। सर जी, मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, ये बात कर रहा हूं मैं तकरीबन 2009 की। जी बिल्कुल छोटे थे, इसलिए तो मैंने कहा कि लेवल नहीं बराबर, लेकिन आपने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं। सर वो उस वक्त मैं क्या करता था, अब हमारा टारगेट ये होता था कि यार इतने पैसे बस हम कमा लें कि हमारे अपने एक्सपेंसेस मीट हो जाए। तो इनिशियली क्या करते थे, होम ट्यूशन पढ़ाई, पैसे कमाए और उससे अपने एक्सपेंसेस मीट कर लिए। ये पहला टारगेट था। अब उसमें अक्सर ऐसा भी हो जाता था कि पेपर सर पे हैं, तो फिर वो ट्यूशन छोड़ दी। पेपर सर पे है, वो ट्यूशन छोड़ दी, फोकस किया पढ़ाई पे, और जैसे ही पेपर खत्म हुआ अब दोबारा पढ़ाने लगे, बल्कि 2-3 और जगहों पर भी पढ़ाने लगे ताकि पैसे इकट्ठे हो जाएं। और सर समझ आ रही है? सर टैक्स का कानून भी, वापस आ जाओ टैक्स पे, टैक्स का कानून भी ऐसा ही है। और कहते हैं अच्छा टैक्स का कानून वो है, अच्छा टैक्स का कानून वो है जिससे इतना पैसा जमा हो जाए कि मुल्क की जरूरतें पूरी हो जाए, अपने खर्चे पूरी हो जाए। हाँ, अगर मुल्क को पैसे की जरूरत ज्यादा होगी तो अच्छा टैक्स का कानून वो है जो कि जिससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए, रेवेन्यू एक्सपेंड हो जाए। और अगर मुल्क को ज्यादा पैसे दरकार नहीं है तो अच्छा टैक्स का कानून वो है जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, सुकड़ जाए। कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ने को कहते हैं, एक्सपेंशन फैलने को कहते हैं। 3 जुमले उसने लिखे हुए हैं आपकी किताब में। पहला जुमला ये कि खर्चे पूरे हो जाएं, दूसरा जुमला ये कि अगर ज़्यादा पैसा चाहिए इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, आपके अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो एक्सपेंशन हो जाए, अगर कम पैसे चाहिए तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। सर sources of revenue taken as a whole should be sufficient to meet the expenditure of the government. Revenue should be capable of expanding, revenue फैल जाए और contracting या सुकड़ जाए in response to variation in public expenditure। यार मेरा पॉइंट समझ आया है? मैंने आपको वो एग्जांपल पिच की थी, वो बच्चा है वो होम ट्यूशन पढ़ा रहा है, थीम क्या है, अपना खर्चा पूरा करे। जब पैसे ज़्यादा चाहिए, जब आई कैप की फ़ीस देनी थी तो मैं 2 होम ट्यूशन पढ़ा लेता था ताकि पैसे जुट जाए। और फिर जब पेपर करीब आते थे तो क्या कर लेता था, छोड़ देता था ताकि फुल पड़े। इसी तरह टैक्स का कानून भी है, पैसा चाहिए तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, पैसा नहीं चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे दें और टैक्स कम इकट्ठा हो। ये फिस्कल एडिक्वेसी है, यानी टैक्स का अच्छा कानून हुआ है जो माली तौर पर मुल्क को सेल्फ सफिशिएंट कर दे, इतना हो जाए कि उनके अखराजात पूरे हो सके। रीड कर लीजिए एक बार ये बात। अगला पॉइंट है इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। जो टैक्स लागू किया जाता है
वो बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे है, जिसकी जितनी हैसियत है उस पर उतना टैक्स लगाया जाए। ये अच्छे टैक्स सिस्टम का असूल है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर। टैक्स जो है वो क्या होना चाहिए? क्लियर एंड प्लेन। ये पहले कभी पढ़ा हुआ है? यस, एडम स्मिथ ने भी कहा था, सर्टेनिटी में यही बात कही गई थी। दूसरा, तीसरी बात, कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर। क्या ये बात पहले पढ़ी है? ये भी एडम स्मिथ ने कहा था। चौथा, नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस। ये बात भी एडम स्मिथ ने कही थी इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन में। तो ये तीनों चीजें एडम स्मिथ ने कही थी। ये एक बात नहीं है। वो क्या है? टैक्स का कानून ऐसा होना चाहिए जिसको पब्लिक ऑफिशियल्स मैनेज कर रहे हो अच्छे से, लागू कर रहे हो अच्छे से, और इट शुड बी एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड। वो पब्लिक ऑफिशियल्स जो तादाद में भी काफी हैं और काबिलियत में भी काफी हैं, वो लोग इसको मैनेज कर रहे हो। एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। कौन सा भाई? नॉट अनड्यूली बर्डनसम। सर, टैक्स इतना ज्यादा ना हो कि बिजनेस को डिस्करेज किया जाए। अगर एक मुल्क है उस पर टैक्स है 60%, बंदा 100 रुपये कमाता है, 60 रुपये का टैक्स लग जाता है, तो वो सोचेगा ना मैं कारोबार करता ही नहीं। इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए कि लोग कारोबार ही छोड़ दें। सर, कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। असल में इकोनॉमी के अंदर टैक्स एक इंपॉर्टेंट रोल है टैक्स का। अच्छा, पॉइंट ये है कि जो कि टैक्स है, टैक्स की जो पॉलिसीज हैं और लॉज हैं, ये इकोनॉमिक गोल्स के साथ इन लाइन होने चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे हमने एक बच्चे को कहा, भाई आपने कैफ कितनी अटेम्प्ट में पास करना है? कहता है इंशाल्लाह 2 अटेम्प्ट्स में। तो इस बार कितने पेपर रखे हैं? कहता है 2। अगर आपने 2 रखे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो बड़ा गोल है वो छोटे इस अटेम्प्ट के गोल के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरह इकॉनमी में अगर वजीर आजम आपको आके कहता है बस बहुत हो गया, मेरी अवाम पे बहुत बोझ पड़ गया, अब मैंने इनका बोझ हल्का करना है और इनको रिलीफ देना है, अगले दिन एफबीआर का चेयरमैन आके कह देता है पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं टैक्स। इसका मतलब है कि जो एफबीआर का चेयरमैन बात कर रहा है वो इन लाइन विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक गोल्स नहीं है। तो भाई टैक्स के लॉज क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक गोल्स होने चाहिए और प्रोग्राम्स होने चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट विच परटेन टू बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर द मैसेज, जिनका ताल्लुक बेसिक सर्विसेज से होता है जो कि मैसेज के लिए हैं। यानी टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होने चाहिए इकोनॉमिक गोल्स के साथ और ऐसे प्रोग्राम्स के साथ जिनका ताल्लुक बुनियादी सहूलियात से हैं। इंटेंडेड फॉर द मैसेज, मैसेज का मतलब है अवाम। वो बुनियादी सहूलियात जो अवाम को दी जा रही हैं, टैक्स के लॉज जो हैं उस प्रोग्राम के इन लाइन होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, उसके मुखालिफ नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम में ये 4 बातें थी। प्लीज जरा जल्दी से पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा जनाब, अभी हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन की बात मैं आपसे करने लगा हूं। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन की बात अभी करने लगा हूं। इंशाल्लाह कल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स डिटेल से पढ़ाऊंगा। सैटरडे वाले दिन टेस्ट है और फिर चैप्टर 4 शुरू करेंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। क्लास टाइम पे कल टेस्ट है सर कल जी, कल नहीं, सॉरी, कल तो क्लास होगी ना, सैटरडे वाले दिन टेस्ट होगा। सर जी, इंडिपेंडेंस 1857 में जंग आज़ादी हुई थी
सवाल यह है कि सर पाकिस्तान में टैक्स आया कैसे, ये सवाल है। इसका जवाब है कि पुरानी 1857 में इंडो पाक में जंग आज़ादी हुई थी। इसके नतीजे में 1860 में पहली बार गोरों ने, ब्रिटिश एम्पायर ने टैक्स लागू किया था, चूँकि उनका ख़र्चा बड़ा हो गया था इस जंग आज़ादी को रिटेलिएट करने में, ख़त्म करने में। 1865 में जो 1860 वाला कानून बना था इनकम टैक्स का, वो 1865 में क्या हो गया था, रिपील हो गया था, मनसूख हो गया था। फिर 1886 में दोबारा इनकम टैक्स एक्ट बना, इनकम टैक्स का कानून बना, जिसके मुताबिक टैक्स लगना था सिर्फ ट्रेडर्स पे। उस वक्त मैन्युफैक्चरर पर, उस वक्त एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स होता ही नहीं था, सिर्फ कारोबारी हज़रात पर, ट्रेडर्स पर टैक्स होता था, और वो भी पूरे इंडो पाक में नहीं, कुछ मखसूस बड़े बड़े प्रोविंसेस में। फिर उसके बाद ये टैक्स का कानून 1886 में बना, ये चल रहा था। 1914 से 1918 में क्या हुआ, जंग आज़ादी आ गई। 1917 में ये भी हिस्सा थे जंग आज़ादी का। तो जनाब 1917 में सुपर टैक्स एक्ट लगा, जो किस पर लग गया, 50,000, उस वक़्त की 50,000 रुपये बहुत बड़ी इनकम बनती है। अब ये भाई का मुझे नहीं पता इनका क्या ख्याल है कि उस वक्त 50,000 आज का कितना बनता है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट ये है कि तकरीबन लाइक 5 करोड़ टाइप आज का। एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इतना दिल पे ना लें सर। नहीं, मैंने नहीं ये बात कही, 1857 पे टैक्स नहीं लागू किया पहली बार। जी भाई, हाँ जी, 1860 में टैक्स लागू। सर जी, मुल्क के एक्सपेंसेस मीट होते हैं मुल्क के पास जो ज़खायर होते हैं उससे। सर मुल्क के अपने पास ज़खायर होते हैं, मुल्क के लोग जाते हैं, मुल्क से लोग आते हैं, वो आपके मुल्क के अंदर बिजनेस जनरेट होता है, उससे आपके पास पैसे आते हैं। तो गवर्नमेंट के खर्चे इस तरह चलते हैं। आज भी, मैं अभी थोड़ी देर में बात की, बल्कि शायद आप पहले लेक्चर में नहीं थे जब मैंने बात की कि कतर है फॉर एग्जांपल, या और यूएई कंट्रीज है जहाँ पे टैक्स नहीं है, तो वो नहीं चल रहा। सर उनके पास तेल है, वो तेल निकाल कर बेचते हैं, वो गवर्नमेंट के पास आता है। जो टूरिज्म है, वहाँ से जितना पैसा आता है सऊदी अरब को, जो उम्रा के लिए लोग जाते हैं, उससे वो अपने मुल्क के खर्चे चला लेते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालते। सर जी 1914 से 1918 की बात करता हूँ। 1917 में ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स एक्ट बन गया ऑन इनकम ओवर 50,000 से ज़्यादा वाली इनकम पर टैक्स लगता था। या कंपनीज जिनके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे, वो कंपनीज जिनके प्रॉफिट्स थे लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, जिसको आम ज़बान में, अकाउंटिंग की ज़बान में कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, उस पर टैक्स लगता था। इसकी डिटेल नहीं बताई उन्होंने। 1918 में वॉर टाइम अमेंडमेंट्स आई, 1920 में 1917 का कानून में तब्दीली की गई, लेकिन 1922 में 1886 का कानून प्लस 1917 प्लस 1918 प्लस 1920 जो चेंजेस की गई थी करके एक ज़बरदस्त कानून बनाया गया जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 था। उसके बाद पाकिस्तान भी बना है। पाकिस्तान ने एज इट इज़ वही इनकम टैक्स एक्ट 1922 अडॉप्ट कर लिया, और ये कब तक चला, 79 तक चला। और 79 में ज़ियाउल हक का दौर था जब इस कानून में अमेंडमेंट आई। एक जब नया कानून बना 1979 का कानून, पाकिस्तान में पहली बार जो टैक्स का कानून बना है वो ज़ियाउल हक के दौर में 1979 के दौर में बना था। फिर उसके बाद 2001 में परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया।
तो उस वक्त 23 साल तक ये कानून चलता रहा और फिर नया कानून 2001 में बनाया गया जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और वो आज तक चल रहा है। यहाँ पर ना एक चीज़ बड़े काम की है सर, सुनना यार बात, यहाँ पर एक चीज़ नोटेबल है सर। आप ये सवाल पूछ सकते हैं सर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं 1979 में कानून बना, 2001 का कानून है वो आज तक चल रहा है, और एक तरफ अभी आपने कहा कि फाइनेंस बिल पेश होता है, फाइनेंस बिल पास होता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है, तो फिर वो क्या है और ये क्या है? सुनिए, असल कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। ये जो फाइनेंस बिल पेश हुआ और वो फाइनेंस एक्ट बना, उस फाइनेंस एक्ट के जरिए इस कानून में 2001 में तरमीम की जाती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? असल में ये अमेंडमेंट की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फ्रॉम द स्क्रैच नई चीज नहीं है, पुरानी चीज को पकड़ा, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसको फिर चला लिया अगले साल, फिर 2001 से इस तरह ही चल रहा है। तो भाई कानून बन गया, उसमें तरमीम की। तरमीम कैसे की? बिल पेश हुआ नेशनल असेंबली के सामने, अक्सरियत राय से उसमें वो बिल मंजूर हो गया, उस बिल के वो बिल एक्ट बन गया और उस एक्ट के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी जाती है जो कि अगले साल के लिए एप्लीकेबल होती है। और इस वक्त हमारा टैक्स ईयर 2025 चल रहा है जो कि नेसेसरी अमेंडमेंट के साथ आज भी एप्लीकेबल है। एक बार जरा इसको पढ़िए। आई के आपकी किताब में काफ़ी ट्रिकी लिखा हुआ, मुश्किल लिखा हुआ था, मैंने इसको डेट वाइज सॉर्ट कर लिया। 1857 में क्या हुआ, 1860 में, 65 में, 1886 में, 1914 में, फिर 17, 18, 20, 22, फिर 47 में पाकिस्तान बना और ऑनवर्ड्स। एक बार जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, डिटेल से पढ़िएगा जरा। जी सर जी, क्या सवाल है? सर जी, कानून बनाया जाता है शुरू में। अच्छा, इन्होंने ये पूछा कि 1860 वाला कानून ख़त्म क्यों किया 65 में? सर कानून बना, वो जो कानून जितना बेहतर होता है वो उतना लंबे अरसे तक सरवाइव कर पाता है। ठीक हो गया? वो कानून था वो उतना अच्छा नहीं था, थोड़ी सी तब्दीली आई माहौल में, इनकम में, एनवायरनमेंट में, तो वो आउटडेट हो गया, ख़त्म हो गया। कानून इस कायनात में जो सबसे अच्छा कानून है वो अल्लाह ताला का कानून है जो क़यामत तक के लिए एप्लीकेबल है। तो कानून तो वो अच्छा होता है जो ज़्यादा टाइम तक वो एप्लीकेबल रहे। जब कुरान पाक उतरा उस वक़्त तक जहाज़ की कोई तसव्वुर भी नहीं था कि कोई जहाज़ की चीज़ भी हो सकती है। आज लोग जो है वो ज़मीन से निकल के दूसरे सियारों पर जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कानून आउटडेट नहीं हुआ। ये उस कानून का कमाल है। ठीक हो गया? बहरहाल ये थी जनाब आज की डिस्कशन। इंशाल्लाह कल डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ाऊँगा और कल की क्लास 3:15 पर होगी। ठीक हो गया? कल फ्राइडे है, कल की क्लास 15 मिनट बाद होगी, 3:15 पर होगी। और इंशाल्लाह फिर आगे इंशाल्लाह कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। परसों टेस्ट है और मंडे वाले दिन से चैप्टर 4 करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।